नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और उसकी इकाई के बारे में, तो अब देखेंगे हम अभिक्रिया का टक्कर वेग, अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। देखिए ये पूरा टोटल थ्योरिकल है, तो देखेंगे क्या पॉइंट कौन कौन से हैं। तो दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनका टकराना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर अभिक्रिया होती है, दो अणुओं के बीच में अभिक्रिया हो रही है, तो उनका टकराना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती। मतलब ये कह रहा है कि जितनी भी टक्कर होगी, ऐसा नहीं है कि हर एक टक्कर में अभिक्रिया हो जाए। मतलब जैसे कि आप लोग इस बात से समझिए, जब आप कोई तीर निशाना लगाते हैं तो निशाना अगर आपको इस पॉइंट पर लगाना है, तो आप इस पॉइंट पर अगर निशाना लगा रहे तो निशाना आपको कई बार में प्रयास करना पड़ेगा। जिस बार में आपका निशाना लगेगा यहाँ पर, तो ये आपका कहलाएगा काम हो गया, मतलब अभिक्रिया हुई। अगर निशाना इस पर नहीं लगता है तो आपको ये टक्कर है, ठीक है। मतलब ये आपकी टक्कर कैसे गई, फालतू वाली हुई, इनको बोलेंगे हम अप्रत्याश टक्कर, ठीक है। तो देखते हैं और आगे पॉइंट में क्या बोला गया। अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त नहीं होती। मतलब इसका अर्थ यही है, अर्थात में बोला गया है ये पॉइंट। जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया हो जाती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं, और अभिक्रिया संपूर्ण टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत कम होती है। मतलब कि बहुत सारी टक्कर होंगे और उन बहुत सारी टक्कर में बहुत ही कुछ ऐसी कम टक्कर होंगी जिनसे अभिक्रिया होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित कर दे, उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सक्रियण ऊर्जा, यानी कि अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। अणुओं को सक्रियण ऊर्जा टक्करों के फलस्वरूप मिलती है। तो क्वेश्चन आए कि अणुओं को सक्रियण ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो टक्करों के फलस्वरूप मिलती है। इसे कैलोरी प्रति मोल या जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा E का मान निश्चित और स्थिर होता है। जो अभिक्रिया होती है उनके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित होता है, जो अभिक्रिया के ताप तथा अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। किस किस पर, जो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा वो कहाँ कहाँ निर्भर नहीं करती, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता और ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ताप तथा अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। धन उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन इससे बन सकता है और बना भी है कई बार कि धन उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाए क्या प्रभाव होता है, तो आप बता सकते हो धन उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। और अगर ऑप्शन में आए कि क्या होता है, अगर कोई अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक ली गई तो उसमें सक्रियण ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो इस तरीके से आपको क्या लिखना होगा, कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम और देखते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, इसको देख लेते हैं। अब हमारा अभिक्रिया की आणविकता, देखिए ये क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो बहुत सरल है और कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित करो या किसे कहते हैं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो भी अभिकारकों की कुल संख्या है, उसको बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता। जैसे कि ए का अणुक अभिक्रिया, ये एक अणु भाग ले रहा है और ये किस में टूट जा रहा है, नाइट्रोजन प्लस H2O में टूट जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है द्वि अणुक अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिया है, ये H2O2 का अपघटन H2O प्लस हाफ O2 में टूट जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना होगी। ये अमोनियम नाइट्राइड है, तो इसका अपघटन हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस H2O में, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये टूट जाता है किसमें, H2O प्लस हाफ O2 में, ठीक है। द्वि अणुक अभिक्रिया कौन सी होती है, ये द्वि अणुक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो द्वि अणुक, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसमें किस ये H2 और I2 में टूट जाएगा। और ये किसका उदाहरण है, HCl किस में टूटता है, H2 प्लस Cl2 में। त्रि अणुक अभिक्रिया देखिए क्या है, त्रि अणुक, ये है FeCl3 फेरिक क्लोराइड, और ये स्टेनस क्लोराइड। जब फेरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड क्रिया करती है तो बनाता है फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड। तो देखिए ये फेरिक है और ये फेरस है। इसी प्रकार से SnCl2 फेरस है, SnCl4 स्टेनिक है। अब देखिए यहाँ पर दो अणु भाग ले रहा है फेरिक क्लोराइड के और एक अणु भाग ले रहा है SnCl2 का, तो इन दोनों को मिला के बनेगा आपका त्रि अणुक अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड के दो अणु भाग ले रहे हैं और एक ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर बनाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम
तो नेक्स्ट है हमारा क्या है, 3 या 3 से अधिक अणुओं का एक साथ जो अभिक्रिया की आणविकता पढ़ रहे थे, मतलब हमने एक आलोक पढ़ा, द्वि आलोक पढ़ा और त्रि-आलोक। चतुर्थ आलोक के लिए क्या बोला गया है, 3 या 3 से अधिक, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ये अब कुछ नहीं होगा, 3 या 3 से अधिक अणुओं का एक साथ संघट्ट करके उत्पाद में परिवर्तित होने की संभावना अत्यंत कम होती है। ठीक है, इसे अतः त्रि-आलोक से अधिक की आणविकता की सामान्यता नहीं पाई जाती है। मतलब ये कह रहा है एक आलोक अभिक्रिया होती है, दो आलोक होती है, त्रि-आलोक होती है। ठीक है, लेकिन चतुरालोक क्यों नहीं होती है, चतुरालोक क्योंकि एक साथ 3 अणुओं का एक साथ संघट्ट होना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, टकराने की संभावना बहुत कम होती है, इस वजह से नहीं होती है। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया कोटि में क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है, जो अभिक्रिया लिखेंगे यहाँ पर बीच में, अभिक्रिया के वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है। क्या बोल रहे हैं हम आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के कर लेना, इसमें बीच में जो के बाद अभिक्रिया लिखना, इसके बाद के हो जाए, के वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है, उसे अभिक्रिया वेग कहते हैं, या अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिए ये अभिक्रिया वेग नहीं, वेग बराबर के, जो अभिकारक की सांद्रता m हमने पीछे लिखी थी, यहाँ पे अभिकारक हमने 2 लिए और m1 और m2, देखो यहाँ लिखेंगे m2। ठीक है, तो अभिक्रिया की जो कोटि होगी तो m1 और n2 को हम जोड़ देंगे तो n के रूप में लिखेंगे, n का जो मान होगा अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो m1 और m2, जैसे यहाँ पर m1 लिखा हुआ है ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे आप m2, तो जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए कुछ पॉइंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। क्या बोल रहा है कि ये जो अभिकारक की सांद्रता पदों की जो घात m1 और m2 लिखी गई है, इसका जो योग है टोटल है, इसको हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर से समझेंगे, अभिक्रिया के वेग समीकरण, ये अभिक्रिया का वेग समीकरण है। अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों, देखो अभिकारक ये कौन, ए है और बी है, इसके सांद्रता पदों की घात कौन है, m1 है और m2 है, इनके जो टोटल होता है, योग होता है, उसको बोलते हैं हम अभिक्रिया की कोटि। तो एक डेफिनेशन ये भी है, पदों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। अभिक्रिया का वेग प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो क्या बोल रहा है, अभिक्रिया का वेग प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, अतः अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक मान है। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना, अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो प्रयोगात्मक मान है, इसे रासायनिक समीकरण देखकर व्यक्त नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब समझ, जैसे कि पीछे हमने आपको एक अणु अभिक्रिया की रिएक्शन बताई थी, तो उसको आप एक अणु आप देख के बता सकते कि एक अणु भाग ले रहा, दो अणु में 2 अणु भाग ले रहा, त्रि-आलोक में 3 अणु भाग ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे कि एक अणु अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसी कोई दूसरी अभिक्रिया आए और उसमें एक ही अणु भाग ले रहा हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की या द्वितीय कोटि की, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होता है, उससे ही पता चलता है। तो आपको जो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स को याद रखें, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते आप किसी को भी। तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल से याद रखना है कि जैसे कि अमोनियम नाइट्राइड जो हमने एक आलोक अभिक्रिया में बताया था, वही यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, वही एग्जाम्पल रहेगा आपका। कोटि इसकी कितनी है, 1 है। दूसरा देखिए आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर एस्टिक अम्ल भी भाग ले रहा है, ये एस्टिक अम्ल भी भाग ले रहा है आपका, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कितने अणु भाग ले रही है, 2। तो यहाँ पर अभिक्रिया के वेग जो कोटि हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि एस्टिक अम्ल भी अभिकारक है और तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये दूसरा NaOH भी क्या है, अभिकारक। तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं NO 2NO + O2। तो 2NO यानी कि NO की पावर 2 लिख देंगे और O2 की पावर 1। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने पीछे बताया कि जो घात होती है इसको क्या कर देंगे हम, ठीक है, घात कर देंगे। ये साम्यावस्था चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, उसके हिसाब से यहाँ पर हमने किया गया है। यहाँ अभिक्रिया कोटि कितनी है, 3। तो अभिक्रिया के 3, ये तीसरी अभिक्रिया कोटि है, यानी कि त्रि-आलोक, ये द्वि-आलोक और ये प्रथम अभिक्रिया की कोटि है। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा एक और लिखा हुआ है, ये एस्टर + H2O। तो एस्टर + H2O में क्या लिखा है, एस्टिक अम्ल + ROH। तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1,
ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर H2 है तो H2O जो है अभिक्रिया के वेग पर, मतलब अभिक्रिया की कोटि पर H2O को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी के साथ में H2O तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर निर्भर कर रहा है कि इसका H कम लिखा, H2O की पावर कितना लिखा है 0। तो अगर हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1 मान लो, इसकी पावर 0, तो 1 + 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि हमें इन दोनों को वैल्यू क्या करनी होती, ऐड करनी होती, जो कि हमने यहाँ पर आपको बोला था। ठीक है, नेक्स्ट अब एक न्यूमेरिकल है, इसको देखिए। न्यूमेरिकल इसको देख लेते हैं जल्दी से, एक दो न्यूमेरिकल और। तो देखिए न्यूमेरिकल लिखा है अभिक्रिया A+B उत्पाद के लिए वेग नियम R बराबर इस तरीके से दिया हुआ है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या, देखिए ये बहुत सरल न्यूमेरिकल होते हैं। ये इस तरीके से आपको दिया जाए, अगर कभी भी इस तरीके से न्यूमेरिकल कभी भी आपको दिया जाए और R बराबर A की पावर 1/2, B की पावर, C की पावर कुछ करके दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो आप इनको घात को जोड़ दें, 1/2 और 2 को जोड़ देंगे तो 2.5 आ जाएगा आपका, यानी कि 5/2। तो यहाँ पर यही किया गया है। ठीक है, 5/2 आ गई। क्या किया, सिर्फ घातों को आपको जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, एक और है क्वेश्चन। अणु X का वायु में रूपांतर द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुरूप होता है। यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो वायु के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये X का, देखो अभी हम X का वायु में रूपांतरण कर रहे हैं, लेकिन X का वायु में रूपांतरण अगर देखें 1 का गुणा करें तो प्रथम कोटि का, तो 2 का यहाँ जो गुणा किया गया है वो द्वितीय कोटि के लिए किया गया। तो अब अगर द्वितीय कोटि का, तो अभिक्रिया वेग निकालने K और X की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये नियम है हमारा वेग निकालने के लिए, K X की पावर 2 करेंगे। इसके बाद अगर X की सांद्रता हम 3 गुनी कर दें, यानी कि 3x कर देंगे, x की जगह क्या कर देंगे 3x। अब यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x²। तो यहाँ x² था, यहाँ कितना हो गया 9x²। तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो गया, 9 गुना हो गया। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में काफ़ी ज़्यादा अंतर पूछा जाता है, तो अंतर हम आपको बहुत शॉर्ट में बता देते हैं आपको, बस आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बस इसको थोड़ा जल्दी से देख लीजिए। अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर क्या है, आणविकता यहाँ पर, कोटि यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन जो हमने आपको पहले बताई है, यहाँ पर लिखेंगे आप डेफिनेशन। इसके बाद यह एक सैद्धांतिक राशि है और ये प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंट से ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया की जो आणविकता होती है कभी शून्य भिन्न ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन जो अभिक्रिया कोटि है शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, अभिक्रिया पथ में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है और ये अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। ठीक है, किसी अभिक्रिया की आणविकता कोटि समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।